हेलो दोस्तों, आज हम जैव प्रक्रम का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। आगे देखते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। परपोषण ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ आदि। दूसरा है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म आदि। और तीसरा है प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। हमारा उत्तर हो जाएगा, हरे पेड़ पौधों में होने वाली वैसी जैविक क्रियाएं जिसमें पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु को कार्बनिक अणुओं ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और पत्ते इस प्रकार अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे हम निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा भी व्यक्त करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 उप उत्पाद के रूप में बनता है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, इसे हम प्रयोग द्वारा समझाते हैं आपको।
एक गमले में लगे हुए एक हरे पौधे को लेंगे, उसके एक पत्ती के आधे भाग को चिन्हित कर देंगे और उस पर ग्लिसरीन का लेप लगाकर विरंजक चूर्ण मिला देंगे। अब उसे हल्का सूखने देंगे और आयोडीन से धो लेंगे। अब उस पत्ती को अल्कोहल में हल्के आंच पर गर्म करेंगे। कुछ समय बाद हम पाएंगे कि पत्ती का सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में चला गया है, जिससे अल्कोहल का रंग हरा हो गया है और पत्ती का रंग नीला, क्योंकि अल्कोहल का रंग नीला होता है। अब उस पौधों को सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद जब हम परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि पौधों की सभी पत्तियां भोजन बनाई गई है और हरी भरी है, जबकि जिस पौधे में यानी कि जिस पत्ती में प्रयोग किया गया है उसमें भोजन नहीं बना है, क्योंकि उसका क्लोरोफिल पहले ही निकाल लिया गया है। इसलिए इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो आइए दोस्तों वर्णन करते हैं। एक गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे, उसके एक पत्ते को आधा भाग में ग्लिसरीन का लेप लगाकर उसमें विरंजक चूर्ण मिला देंगे और उसे एक चौड़े मुंह वाले बोतल में रख के KOH के घोल में आधे पत्ती को घुसा देंगे। उसके बाद उसे बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में उसे 6 घंटे छोड़ देंगे। उसके बाद हम परीक्षण करेंगे और ढक्कन को सावधानी पूर्वक खोलकर पत्ती पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसके आधे भाग में भोजन नहीं बना है, क्योंकि KOH घोल CO2 को सोख लेता है, जिससे उसे CO2 नहीं मिलता है। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में पोषण का अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो आइए दोस्तों वर्णन करते हैं। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर के स्वाद कलियां होते हैं, जिससे कि हम सारे भोजन का स्वाद लेते हैं, हमें पता चलता है कि यह खट्टा है या मीठा है। और प्रत्येक दांत के भीतर मज्जा गुहा होता है। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन द्वारा बनता है। दांत को 4 भागों में बांटा गया है।
मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं। पहला हो जाएगा निगल द्वार और दूसरा हो जाएगा कंठ द्वार। निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग में खुलता है तथा कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। ग्रास नली के बाद गर्माकुचन की प्रक्रिया शुरू होती है। अमाशय या एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय के 2 भाग होते हैं, पहला हो जाएगा कार्डियक और दूसरा हो जाएगा पाइलोरिक। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ग्रहणी के ठीक सामने अग्नाशय है तथा पीछे यकृत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होता है। एलियन के नीचे बड़ी आंत है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा कोलन और दूसरा रेक्टम। मलाशय एक थैलीनुमा अंग है जहां पर मल आकर जमा होता है और इसका अगला हिस्सा मल द्वार है जहां से कि मल बाहर निकलता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। आइए वर्णन करते हैं। मनुष्य और उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल से संबंधित कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है जिससे भोजन का पाचन होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन क्रिया मुख गुहा से ही शुरू होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार से सना हुआ भोजन ग्रासनली द्वारा संकुचन और कर्माकुचन की गति से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जठर रस का स्रावित होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लैपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लैपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अब भोजन गाढ़े लाई की तरह हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। काइम पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। इस प्रकार आहार नाल में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमें पाचन का एक आहार नाल का एक चित्र बनाना है जो कि यहाँ बुक में दिया हुआ है। इसे आप बना लीजिएगा फिगर देख के। इसमें वर्णन करने को नहीं बोला गया है तो हमें वर्णन नहीं करना है, बस फिगर ही बनाना है। आज हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। ओके, धन्यवाद।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।